वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं। हमारे इस चैप्टर का शीर्षक है चंद्रग्रहण से लौटती बेल, और इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने पहले 3 काव्यांश में देखा कि कवि केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने असाधारण सर्वसाधारण दिखने वाले सामान्य चीजों में भी असामान्य ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य को हमारे सामने रखा है। कवि ने मानवीकरण के रूप में हरे हरे चने के पौधे को रखा हमारे सामने। फिर उसके बाद अलसी का, हटीले अलसी का वर्णन किया। फिर सरसों का ब्याह मंडप में किस प्रकार से आगमन होता है, इस प्रकार से मानवीकरण करते हुए, प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवि एक सुंदर प्राकृतिक मनोरम दृश्य हमारे सामने वर्णन कर रहे हैं। इसके अगले काव्य में कवि क्या कहना चाहते हैं, इसको हम अगले काव्यांश में पढ़ेंगे। अगला काव्यांश को हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, है कहीं पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब इस काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ते हैं। अगले काव्यांश में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि और पैरों के तले है एक पोखर। पोखर का अर्थ क्या होता है? तालाब। अब देखिए, तालाब, नदी, समुद्र, इनमें फर्क होता है। समुद्र का पानी भी कैसा होता है? बहता हुआ होता है ना, और नदी का पानी भी बहता हुआ होता है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं होती। लेकिन जो तालाब का पानी होता है ना, वह ज्यादा बहता हुआ नहीं होता है, वह स्थिर होता है। उसे कहा जाता है पोखर या तालाब। और पैरों के तले है एक पोखर। अब देखिए, इसके पहले काव्यांश में हमने पढ़ा था कि कवि खेत के मेड़ पर बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द में जो पौधे हैं उसका वर्णन कर रहे थे कि उसने जो सबसे छोटा पौधा होता है चने का, उसको ठेगना गुलाबी साफा धारण किया हुआ वर्णन किया है। उसके बाद हटीली अलसी का वर्णन किया है, और उसके बाद सयानी सरसों का वर्णन किया है। अब कवि कहती कि उसी स्थान पर जब मैं बैठा हुआ है तो मेरे पैरों के तले, पैरों के नीचे एक छोटा सा क्या है? पोखर है, अर्थात तालाब है, और उसमें उठ रही इसमें लहरिया। लहरिया का अर्थ क्या होता है कि छोटे छोटे जो लहरें होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नदियों का पानी होता है वो बहता हुआ आता है, तो उसके लहरें कैसे बहते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो तालाब का जो पानी होता है ना, उसमें लहर आती है और जाती है, तो वह थोड़ा दिखाई देता है, ज्यादा ऐसा गहरी लहरें हमें नहीं दिखाई देते हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी। अब देखिए, जो पोखर का पानी है, तालाब का पानी है, वह स्वच्छ है और नीले रंग का है, और वह ट्रांसपेरेंट है। हम देखते हैं ना, जब गांव में हम जाते हैं तो नदियों के पानी बहुत स्वच्छ होते हैं, नीले रंग के होते हैं और वह ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो हमें पानी का जो तलवा होता है ना, वो नीचे का भाग दिखाई देता है, ज्यादा गहरा नहीं होता है। तो तालाब का पानी भी ज्यादा गहरा नहीं होता है, तो उसके तालाब के पानी जो स्वच्छ होता है और पारदर्शक होता है, तो उसके पानी के अंदर जो चीजें होती है ना, वो हमें दिखाई देते हैं। तो कवि कहते हैं कि नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरिया। अब उस तालाब के तलवे में जो नीले रंग का पानी है, जो ट्रांसपेरेंट है, उसमें हमें तालाब के अंदर के जो ग्रास होते हैं वह हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो कौन से रंग के है? घास भूरे भूरे रंग के वह जो घास उगी हुई है वह हमें दिखाई दे रहे हैं। और जैसे तालाब के पानी की लहरें उठती है ना, तो उसी प्रकार से उन लहरों के साथ तालाब के पानी में जो ग्रास आई हुई है, जो घास आई हुई है, वह घास भी उन लहरों के साथ हिल डुल रही है। ले रही वह भी लहरिया, कि जैसे ही तालाब के पानी में छोटे छोटे लहरें आते हैं, तो वह जो घास है वह भी इधर उधर इर्द गिर्द पानी के हवा के साथ इधर उधर हिल डुल रही है, तो उसमें भी लहर हो रही है। किसमें? ग्रास में, घास में।
और उसी तरफ एक क्या दिखाई दे रहा है कवि को, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। अब देखिए जो तालाब होता है ना, उस तालाब में एक बहुत बड़ी लकड़ी रखी जाती है। बहुत सारे जगह पर हमने देखा होगा, सब तालाब में नहीं रखी जाती। क्यों? क्योंकि उस तालाब में कितनी पानी गहराई में है, इसके उसके अंदाजा लगाने के लिए एक लकड़ी का खंबा रखा जाता है। तो यहाँ पर कवि कल्पना क्या करे, देखिए जब हम किसी नदी के किनारे जाते हैं, तालाब के किनारे जाते हैं और सूरज की तीव्र या तेज किरण जब उस पानी पर पड़ती है, लहरों पर पड़ती है, समुद्र के, नदी के या तालाब के पानी पर सूरज की किरण पड़ती है, तो वह किरणें के द्वारा क्या होता है, वो पानी चमकने लगता है। हम देखते हैं कि सूरज की जो तीव्र किरण होते हैं, जब वह पानी पर पड़ती है, समुद्र के, तालाब के, नदी के पानी पर पड़ती है, तो वह सूरज की रोशनी से वह पानी चमक उठता है। और इस प्रकार वह सूरज की रोशनी ऐसा लगता है कि जैसे कि पानी में खंबा का रूप धारण किया है। आप यहाँ पर दिखाई देता है हमें, देखो जिस प्रकार यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि दिन के जो दोपहर में सूरज की किरण तेज होती है, प्रखर होती है, तो उस समय क्या होता है, पानी पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई खंबा दिखाई दे रहा है। और वह रंग कैसा दिखाई दे रहा है, चांदी के समान, सिल्वर। अब दोपहर में हम देखते हैं सूरज के किरण जब पानी पर पड़ते तो उसका रंग चांदी जैसा होता है, सिल्वर रंग का होता है। तो इसलिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि उस तालाब में जो लहरें आ जा रहे हैं वह ट्रांसपेरेंट होने के कारण पानी के अंदर जो घास उगी हुई है वह भी उस लहरों के साथ हिलडुल रही है, तथा एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा उस पानी में हमें प्रतीत हो रहा है। आगे के पंक्ति में हमें समझ में आ जाएगा कवि आगे क्या कहना चाहता है। आंखें को है चकमकाता, और देखिए वह जो चांदी का सा जो खंबा है ना, उसकी तरह अगर हम देखेंगे ना तो वह चकमकाता है, चमकता है, तो हमारी नजरें उस पर ठहर नहीं पाते। हम देखते ना, अगर देखो बहुत लाइट जो होती है तेज से उसका प्रकाश आता है तो हम उसकी तरफ कंटिन्यू देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार सूरज की किरणों की तरफ भी हम देख पाते हैं नहीं। और वही सूरज की किरण जब पानी पर आता है और जब वो खंबा का रूप धारण कर लेता है तो वह पानी में और भी उसका तेज होता है ना, प्रखर होता है, उसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं। उसको आंख को वो चकमकाता है, चमकता है आंख के ऊपर, आंख को है चकमकाता, तो वो चमकता हुआ नजर आता है। आगे कवि कहते हैं कि हे कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। अब देखिए तालाब के किनारे पर बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं कि नहीं, दिखाई देते ना आपको भी ऐसे पत्थर, जब आप जाते हो नदी के किनारे, तालाब के किनारे, तो बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं और कवि को ऐसा नजर दिखाई दे रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि वह चुपचाप नदी के पानी को ग्रहण कर रहे, तालाब के पानी को, पोखर के पानी को वह पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी। और देखो सदियों बीत गए, लंबा समय बीतने के बावजूद भी ऐसा लगता है कवि को कि वह पत्थर जो किनारे पर पड़े हुए हैं वह सदियों से पानी पी रहे, और इतना पानी पीने के बावजूद भी कवि कहते हैं कि लंबे समय से पत्थर तालाब के किनारे जो पत्थर पड़े हुए वो चुपचाप पानी पी रहे, और इतने लंबे समय से पानी पीने के बावजूद भी कि उनकी प्यास बुझ नहीं रही है। तो देखो यहाँ पर पत्थर के किनारों पर जो पत्थर है उनका नदी के प्रति, पानी के प्रति, तालाब के पानी के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है कि हमें उसकी, कवि यहाँ पर बताना चाहते कि उसकी प्यास कब बुझेगी, अंत जीवन उनका अंत तो कभी होने वाला नहीं है, तो निरंतर वह प्यासे ही दिखाई देते हैं कवि को यहाँ पर वह पत्थर। और कवि के मन में प्रश्न आता है कि पता नहीं उनकी वह प्यास कब बुझने वाली है। तो इस प्रकार हमने इस काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। पोखर तालाब, लहरिया लहरें, तल पेंदा। अब भावार्थ, कवि जिस स्थान पर बैठा है वही पास में एक तालाब है जिसमें हवा के चलने से लहरें उठ रही है। तालाब के नीली तली में भूरी घासें उगाई है, लहरों के साथ भी वे लहरा रही है।
उस पानी में सूर्य की परछाई आंखों को चुंधिया रही है, अर्थात आंखों में चमक ला रही है। वह चांदी के बड़े गोल खंबे सा दिखाई दे रहा है। तालाब के किनारे पर कई पत्थर चुपचाप पानी पीते हुए दिख रहे हैं। कवि सोचता है कि इन पत्थरों की प्यास पता नहीं कब बुझेगी, क्योंकि ये लंबे समय से पानी पी रहे हैं। अब एक प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं जो इस काव्यांश से संबंधित है। प्रश्न है, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा इन काव्यों की पंक्तियों में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास हो रहा है? जिसका उत्तर है कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा इस कविता के पंक्तियों में कवि का तात्पर्य नगर के सुख सुविधा तथा स्वार्थपूर्ण जीवन से है, जिसे पाकर लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं होती है। आगे उत्तर कंटिन्यू है। कवि ने मानव प्रवृत्ति का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया है। पोखर के जल में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब गोल और लंबा सा बन जाता है। यह प्रतिबिंब कवि को चांदी के खंबे के समान दिखाई देता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कविता के माध्यम से कवि की प्राकृतिक सौंदर्य के नजर को पढ़ा। उनके सामान्य वस्तु में, सामान्य चीजों में किस प्रकार से असामान्य प्राकृतिक सौंदर्य उनके काव्य शैली में दिखाई देते हैं, उसको हमने विस्तार से पढ़ा। अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।